हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बिकॉज मैंने इसके ऊपर एक नोट्स बनाए थे। बिकॉज हम लोग जब मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, हम जो एग्ज़ाम्स देते हैं पीएचडी एंट्रेंस के, हम उसमें देखते हैं कि अलग अलग किस्म की वैलिडिटी आ जाती हैं। और जो वैलिडिटी होती हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल भी होते हैं, सबके नाम ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर होते हैं। कई बार केसेस पूछ लेते हैं और पूछते हैं कि इसमें कौन सी वैलिडिटी होती है। तो आज मैं आप लोगों को 16 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी बताने वाला हूँ कि कितने प्रकार की वैलिडिटी होती है। और मैं एश्योर करता हूँ कि अगर ये आप पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आता है इन 16 वैलिडिटी के बीच में, तो आप डेफिनेटली आपको वो जो क्वेश्चन है आप क्रैक कर लोगे। बिकॉज एक क्वेश्चन तो नेट जीआरएफ में या पीएचडी एंट्रेंस पे भी आता ही है वैलिडिटी के ऊपर। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोग जो भी इनोवेटिव या जो भी वीडियोस डाल रहे हैं आप लोग के लिए, वो आप लोग को सही समय पे मिल जाए, आप उसको देखो और आपकी नॉलेज एनहांस हो जाए। हमारी सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जिसपे सारे वीडियोस आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। पेड कोर्सेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी हमने डाले हुए हैं आप लोग के लिए, तो डेफिनेटली आप उसका मैक्स टू मैक्स बेसिस पे फ़ायदा उठाएं। चलिए आ जाते हैं अपने कंटेंट्स में। मेरे को इंडेक्स उड़ाना पड़ गया यहाँ से, बिकॉज ये एक ही पेज में नहीं आ रही थी और मैं चाहता था कि सब जो वैलिडिटीज़ मैं समझाने वाला हूँ वो एक ही पेज में आ जाए। इसमें इंटरनल वैलिडिटी, कंटेंट, आइटम, सैम्पलिंग, क्राइटेरिया, प्रिडिक्टिव, कंकरेंट, कंस्ट्रक्ट, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट, नोमोलॉजिकल, एक्सटर्नल, पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल, फॉर्मेटिव और फेस, ये 16 वैलिडिटीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ विद एग्जाम्पल्स। और ये सारा वीडियो आप देखिएगा, इसमें से काफ़ी सारी जो वैलिडिटीज़ हैं वो तो अभी प्रीवियस मॉक में भी आई थी अन अकेडमी के, या हम लोग देखें, आप लोग देखोगे PYQ तो उसमें भी आपको नज़र आई होंगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि वैलिडिटी होता क्या है। वैलिडिटी मतलब कि जो आप मेजर करना चाहते हो वो आप मेजर कर पाओ। जैसे कि ये मोटा आदमी है ना, इसने एक वेइंग मशीन में अपना वेट तौला और इसमें आने लग गया इसका 55 kg। तो ये जो है 55 kg इसने तौला, ये बहुत खुश हो गया, अरे मैं कितना पतला हो चुका हूँ, मतलब कितना अच्छी है, कितना खुशी की बात है, मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ, पिज़्ज़ा बर्गर तो बस सब खाता ही रहूँगा मैं। उसके बाद वापस उसने, पहले तो उसको बिलीव नहीं हुआ, उसने वापस वेइंग मशीन पे वो चढ़ा, उसको फिर 55 kg नज़र आया। तो वहाँ रिलायबिलिटी तो है पर वैलिडिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है वेइंग मशीन ख़राब हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी है, रिलायबिलिटी है, पर ये वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। तो वैलिडिटी मीन्स जो आप मेजर करना चाहते हो, अगर वो आपको इंटेंडेड रिजल्ट मिल जाए। अगर सपोज ये खड़ा होता इसके ऊपर, इस वेइंग मशीन में, और इसको 55 की जगह 155 नज़र आ रहा होता, तो शायद अपन कह सकते थे कि ये वैलिड है। वापस चढ़ता फिर 155 आता तो बोलते हैं रिलायबल भी है। समझ में आ रहा है? तो वैलिडिटी मीन्स जो आप मेजर करना चाहते हो, अगर वो आप मेजर कर सको तो वो कहलाएगा वैलिड, ठीक है। तो ये कोरिलेशन बताता है बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो आगे जाकर के अपन समझेंगे इसको। अभी हमने बेसिकली वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में समझ लिया। वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। वैलिडिटी मीन्स जो आप मेजर करना चाहते हो, अगर वो आप मेजर कर पाओ, उसको मेजर अगर आप कर पा रहे हो तो वो एक वैलिडिटी कहलाएगी, वो वैलिड कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनल वैलिडिटी से। इंटरनल वैलिडिटी क्या है? इंटरनल वैलिडिटी मीन्स इंटरनल है ये, आपने दो सैंपल्स लिए हैं और आप बेसिकली उनके बीच में एक रिलेशनशिप, एक कॉजल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हो। हाँ, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। सपोज मैं बात करूँ अगर कि पुलिस की भर्ती हो रही है या आर्मी की भर्ती हो रही है, और वहाँ पे वो लोग एग्ज़ाम लेने लग जाएँ या एक रिटन टेस्ट लेने लग जाएँ और उसमें वो संस्कृत डाल दें, उसमें वो साइकोलॉजी डाल दें, उसमें वो कॉमर्स डाल दें, उसमें वो मैनेजमेंट डाल दें। समझ में? तो कोई रिलेशन नहीं है। आप लोग को पता है कि फिजिकल फिटनेस का भी एक टेस्ट होता है। अगर मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ या आगे जाकर के मैं अगर आपको आर्मी और फौज वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपका जो है इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है। इसमें दौड़ वगैरह और बहुत सारी चीज़ों पर और फोकस करते हैं कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं। तो इंटरनल वैलिडिटी मीन्स मैं पुलिस की भर्ती कर रहा हूँ, उसके लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप मैंने स्टैब्लिश किया है, तो ये कहलाता है आपका इंटरनल वैलिडिटी। ये वैलिड है। पर अगर आप संस्कृत के एग्जाम के साथ या कॉमर्स के एग्जाम के साथ, अगर आप पुलिस के एग्जाम के साथ उसको रिलेट करोगे तो क्या ये वैलिड कहलाएगा? दिस इज टोटली इनवैलिड, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ उनके लिए वो ज़रूरी ही नहीं है, उनके लिए वो रेलिवेंट ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं क्यों उन दोनों के बीच में इस्टेब्लिश करूँ एक रिलेशनशिप? समझ में आ रहा है? तो इंटरनल वैलिडिटी मीन्स इंटरनल जो आपके दोनों वेरिएबल्स हैं वो आपस में कितने कोरिलेटेड हैं, वो एक दूसरे को सही तरीके से
जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये कहलाता है आपका इंटरनल वैलिडिटी। ये इंटरनल होता है आपका। इंटरनल मीन्स इट विल टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी वेरिएबल्स दैट यू हैव टेकन। इट विल एस्टैब्लिश दी रिलेशनशिप बिटवीन योर वेरिएबल, कि आपके वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितनी जेन्युइन है, कितनी जस्टिफाई कर रही है अपने आप को। अब आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट इज कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या है? कंटेंट वैलिडिटी की अब अगर अपन बात करें तो कंटेंट वैलिडिटी को अपन ऐसे समझेंगे। आपका पेपर 1 है, पेपर 1 में आपको पता है, याद हो चुका है, हम लोग ने इतनी पढ़ाई की है कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, DI, RC, पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ऐसे करते करते पूरा सिलेबस डिजाइन हुआ है। अब इसी सपोज ये कंटेंट जो है सारे के सारे जो 10 आपको यूनिट्स नजर आ रहे हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जस्टिफाई कर रहा है कि आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, समझ में आ रहा है। अगर मैं आपकी बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग जस्टिफाई कर पा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कितनी है आपकी, समझ में आ रहा है। हायर एजुकेशन आपको बता रहा है कि किस तरीके से हायर एजुकेशन का इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, समझ में आया। तो कंटेंट जो है पेपर 1 का वो कितना वैलिड है। उस कंटेंट में मैं घुसा दूं कोई उटपटांग सी चीज, फिजिकल फिटनेस में डाल दूं, चलो वहां नहीं, वहां डाला हुआ था यहाँ डाल दिया, मैंने डाल दिया। पेपर 1 में फिजिकल टेस्ट भी होगा आप लोग का। अब टीचर को पढ़ाना है वहां के कि बच्चों को मारना है, वहां पे ताकत थोड़ी ना दिखानी है, समझ में आ रहा है। तो ये कंटेंट हुआ। ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट डाला है पेपर 1 के सिलेबस में, मानो डाल लिया गया, वो कंटेंट वैलिड ही नहीं है, वो समझ में आ रहा है। पर जो 10 आपको चीज़ें नजर आ रही हैं, जो यूनिट्स आपको नजर आ रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब लोग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको ऑटोमेटिकली आगे जा करके जस्टिफाई करेगा, आपको इवेल्युएट करेगा कि आप आगे जा करके असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेने के काबिल हो या नहीं। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। कंटेंट मीन्स जो कंटेंट दिया हुआ है वो कितना वैलिड है, समझ में आ रहा है। ये बताएगा आपका कंटेंट वैलिडिटी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका आइटम वैलिडिटी। आइटम वैलिडिटी मींस एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर टीचिंग एप्टीट्यूड कि क्या रेलेवेंस है उस पर्टिकुलर कोर्स में, उस पर्टिकुलर सिलेबस में। एक पर्टिकुलर आइटम को ले लिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर, भैया असिस्टेंट प्रोफेसर निकल रहे हैं यहाँ से नेट क्वालिफाई करके, समझ में आ रहा है। रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भाई अरे लोग JRF लेने वाले हैं, समझ में आ रहा है। और रिसर्च की क्या वैल्यू, रिसर्च की बहुत वैल्यू है। रिसर्च ही नहीं होगी उस पर्टिकुलर आइटम, टीचिंग, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, आपको टीचिंग बच्चों से डील करना है और टीचिंग एप्टीट्यूड ही नहीं है सिलेबस में, तो एक पर्टिकुलर यूनिट का, एक पर्टिकुलर आइटम का आपके कंटेंट में क्या रेलेवेंस है, ये बताता है आपका आइटम वैलिडिटी, समझ में। जैसे कि फिजिकल फिटनेस अगर आप उठा लेते तो वो तो कंटेंट भी इनवैलिड था, वो आइटम भी इनवैलिड था। बट टीचिंग एप्टीट्यूड, कोई आपसे पूछ लो व्हाई टीचिंग एप्टीट्यूड इज इन्वॉल्व, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं लोग, तो उनके पास पूरी टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। क्या क्या टाइप्स ऑफ टीचिंग होती है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, उन सब की नॉलेज, क्या क्या टीचिंग इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या टीचिंग एड्स होते हैं, ये सब की नॉलेज होनी ही चाहिए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन रहे हो, समझ में आ रहा है। तो ये है आपकी आइटम वैलिडिटी, समझ में आया। अब सैम्पलिंग वैलिडिटी। सैम्पलिंग वैलिडिटी मीन्स एग्जाम हुआ आपका, एग्जाम में पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, मान लो आप लोग 30 क्वेश्चन रिसर्च से आ गए, 10 क्वेश्चन पीपल एनवायरनमेंट से आ गए और 10 क्वेश्चन आ गए आपके हायर एजुकेशन से, तो क्या पेपर बनाने वाले की जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग तरीका है, वो सही है? आपने तो 10 यूनिट, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NTA ने तो लिखा भी हुआ है कि ईच बात, खैर वो फॉलो नहीं करता, वो अपनी मनमर्जी करता है, उसने लिखा भी हुआ है कि हर एक यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, समझ में आया। तो सैम्पलिंग वैलिडिटी मीन्स आपने ये कोई सैम्पलिंग का हुआ, दिस इज रॉन्ग। आपको कम से कम अगर 10 यूनिट है, समझ में आ रहा है, और 50 मार्क्स का पेपर है, तो आपको कोशिश करनी है कि उस तरीके से आप डिज़ाइन करो, उस तरीके से आप डिज़ाइन करो कि कम से कम हर एक यूनिट का चांस हो आपके पेपर में आने का, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस, सपोज 5-5 क्वेश्चन की अब मैं बात कर रहा हूँ, 5-5 क्वेश्चन, 5-5 अगर पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन से, एक यूनिट से 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ 50 हो गए, 10 यूनिट ऑटोमेटिकली आपके कवर हो गए, समझ में आ रहा है। 50 यहाँ पे हुआ, तो ये आपकी सैम्पलिंग कहलाती है। 30 क्वेश्चन आप RC से लिया है। टीचिंग एनवायरनमेंट जो इतना टीचिंग एप्टीट्यूड जो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टीचिंग, क्या कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसका तो एक क्वेश्चन भी नहीं है। क्या ये सैम्पलिंग वैलिड हुई? ये इनवैलिड हुआ यार, दिस इज नॉट वैलिड। प्रॉपर आप हर से एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछो जिससे सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो एक इंसान के कवर हो पाए, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग वैलिडिटी। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और सब कुछ समझाने की कोशिश की जिससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। क्राइटेरिया वैलिडिटी, क्राइटेरिया तो बिल्कुल उसका भाई है, नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरिया रेफरेंस अपने दो पढ़ा था, उसमें क्राइटेरिया रेफरेंस जो है उसका भाई है क्राइटेरिया वैलिडिटी। क्राइटेरिया अपन डिसाइड कर ले तो उसके अकॉर्डिंगली अपन असेस करते हैं कि वैलिड है या नहीं है, ठीक है। ये होता है क्राइटेरिया वैलिडिटी। अब क्राइटेरिया वैलिडिटी का क्या केस है? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव मतलब क्राइटेरिया में बेसिकली यहाँ फ्यूचरिस्टिक चीज़ को अपन फ्यूचरिस्टिक चीज़ जो होने वाली है उसको क्राइटेरिया बना करके अपन मेजर करते हैं, या पास्ट की चीज़ को अपन बेस बना करके मेजर करते हैं। जैसे कि कोई इंसान नेट क्वालिफाई हो गया,
तो आप नेट क्वालिफाइड हो, तो सामने वाले के मन में क्या आ जाएगा, यार ये तो बहुत ही बेहतरीन टीचर भी होगा। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। फ्यूचर के बारे में उसने प्रिडिक्ट कर लिया, उसने असेस कर लिया, उसने वैलिडिटी एक निर्धारित कर ली कि दिस पर्सन इज नेट क्वालिफाइड, विच मीन्स ही विल बी अ गुड टीचर ऑल्सो, ही विल बी अ गुड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो। तो ये हुआ आपका प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, क्योंकि क्राइटेरिया था नेट क्वालिफाई हो गया। अरे नेट, अगर कोई एमकॉम या एमबीए या ऐसा कुछ कॉमर्स वगैरह का कोई या मैनेजमेंट वगैरह का क्लियर होता, अरे अच्छा वो हो के मास्टर्स डिग्री वाले तो खूब मिल जाते हैं, ये सब करके, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपको, ये बात कर रहा हूँ। पर अगर कोई इंसान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लेता है यार, उसके मतलब उसकी सामने वाले की आंखों में एक चमक आने लग जाती है, तो वो होता है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव मतलब हमने फ्यूचर की प्रिडिक्शन, अभी नेट क्वालिफाई हुए, कल रिजल्ट ही आया है, अरे भाई तुम तो बन गए। जैसे कि ये सीए के केस में भी बहुत होता है, मैंने सुना है, अगर किसी का सीपीटी या मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनका आईपीसीसी निकल जाता है, तो बस अरे ये तो सीए बन गया यार, ये सब हो गया। हाँ, तो वो प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं कि यार उसने ये निकाल दिया, उसको ये नहीं पता कि आगे जाकर के सीए फाइनल एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हुआ है उसके सामने। समझ में आया? तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी मीन्स अपन अभी रिसेंट की कोई चीज़ को देख करके फ्यूचर में अपन क्राइटेरिया बना लेते हैं कि यार ये इंसान तो एक अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनेगा बिकॉज ही इज नेट क्वालिफाइड। ठीक है, तो इफ अ टेस्ट इज कोरिलेटेड अगेंस्ट क्राइटेरिया टू बी मेड अवेलेबल इन द फ्यूचर, तो वो होता है आपका प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। समझ में आया? कंकरेंट वैलिडिटी पास्ट के बेसिस पे। कंकरेंट मतलब क्या होता है? पास्ट के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, आप पास्ट के बेसिस पे आप कुछ ना कुछ जजमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, जो अनअकैडमी का जो मॉक टेस्ट होता है उसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, मतलब 70 75। एवरेज का भी ऑप्शन होता है उसमें, अगर आप ऊपर जाओ तो स्टैटिस्टिक्स का एक एवरेज का ऑप्शन, इस पर पता चल जाता है कि ऑन एन एवरेज आपने 16 टेस्ट दिए तो आपके कितने एवरेज बन रहे हैं। उसके एवरेज पे, पास्ट के एवरेज पे आप ये वैलिडिटी निर्धारित कर लो कि बंदा तो नेट क्वालिफाइड है। यार तुम्हारे मॉक टेस्ट में यार इतनी अच्छा है, 75 ऑन एन एवरेज आ रहा है तुम्हारे, 17 तुमने मॉक टेस्ट दिए हैं और यू आर सिक्योरिंग 75 ऑन एन एवरेज मार्क्स। तो हमने क्या, पास्ट के बेसिस पे हमने ये वैलिडिटी निर्धारित कर ली कि बंदा तो नेट क्वालिफाइड है, बंदा का जेआरएफ तो निकला ही, बस एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं, मॉक टेस्ट नहीं डिसाइड कर लिया। समझ में आ रहा है? तो ये होता है आपका कंकरेंट वैलिडिटी। मीन्स कोई पास्ट का आपने देखा, पास्ट आपने मॉक टेस्ट दे दिए, उसके बेसिस पे आपने जजमेंट कर लिया कि यार मैं तो अब नेट क्वालिफाइड होने ही वाला हूँ। यहाँ पे भी मैंने कॉमन एग्जांपल लेने की कोशिश की है, दैट इज नेट। इसमें अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो आप फ्यूचर की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कर रहे हो। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी तो ये है कि बंदा तो एक अच्छा टीचर बनेगा, ये बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर अच्छा बनने वाला है। और कंकरेंट मीन्स पास्ट का देखा, मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस देखिए, मॉक टेस्ट में इतने बेहतरीन नंबर आ रहे हैं, मतलब फ्यूचर में भी क्या होने वाला है, फ्यूचर में भी इसके नेट जेआरएफ निकलने ही वाला है। तो ये हो गया आपका कंकरेंट वैलिडिटी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया, बिकॉज अब क्राइटेरिया के अंडर क्यों आ रहे हैं, उसके पार्ट्स हैं, बिकॉज दोनों में आप एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हो ना, एक क्राइटेरिया आप डिसाइड कर रहे हो। आपने क्राइटेरिया इसमें डिसाइड कर लिया कि मॉक टेस्ट इसमें डिसाइड कर लिया कि आप फ्यूचर में आप एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि नेट क्वालिफाइड है, मतलब फ्यूचर में एक अच्छा टीचर बनने वाला है, या पिछले इसके मॉक टेस्ट के अच्छे नंबर आए हैं, एक क्राइटेरिया डिसाइड हो गया, मतलब आगे जाकर के नेट क्वालिफाइड होने ही वाला है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब आया कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मीन्स आप के पास कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैं अगर बात करूं ग्राहम बेल की, ग्राहम बेल की मैं क्या बात करूं, ग्राहम बेल जो है उसने इन्वेंट किया था टेलीफोन। अब उसने क्या किया था, उसने कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अपनाई थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, ही यूज्ड हिज माइंड, ही यूज्ड हिज स्किल्स, और उसने कुछ कंस्ट्रक्ट कर लिया। ऐसे हमारे साथ भी कई बार होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम कैसे कभी कभार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि अपने पास कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है। हो सकता है अपने पास वैसा कोई एक्सपीरियंस ना हो, पर उस केस में अपन कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं कि नहीं, मुझको यहाँ से निकलना है, मैं निकलने के लिए यहाँ से जा सकता हूँ और यहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मीन्स कोई ऐसा क्राइटेरिया कुछ निर्धारित नहीं है, पर अपन अपना, बिकॉज वी ऑल आर रैशनल ह्यूमन बींग्स, तो हम अपना दिमाग लगा करके, चीज़ों को समझ करके, अपनी दिमाग को अच्छी तरीके से एनालाइज करके हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो होता है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एज पर द सिचुएशंस, एज पर द सर्कमस्टांसेस। तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, है ना। नेक्स्ट है इसमें अब कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी को अगर अपन सोचें तो ये तो एग्जाम में भी मॉक में भी आया था। इसमें क्या होता है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, आपको सबको पता होगा, या अगर नहीं भी पता होगा, लॉजिकल रीजनिंग मैं वैसे आगे बता चुका हूं आपको। लॉजिकल रीजनिंग का क्या रोल है पेपर 1 में, या पेपर 1 छोड़ो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चला जाओ, चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो, लॉजिकल रीजनिंग तो सब में ही होता है। क्यों?
बट इज द रीज़न कि सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लॉजिकल रीजनिंग होता है, बिकॉज ये बताता है, आपके असेस करता है कैंडिडेट की कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में इसका दिमाग कैसे चलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके पास स्किल्स है या नहीं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स इसके पास है या नहीं। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी मीन्स कि अगर कोई इंसान लॉजिकल रीजनिंग में अच्छे नंबर लेके आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। समझ में आया? तो एक पॉजिटिव रिलेशन ये एस्टैब्लिश कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात समझिएगा, कन्वर्जेंट वैलिडिटी मीन्स अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में आपने मॉक टेस्ट दिया या फिर आप एग्जाम दिया आपने कोई, और आपने उसमें देखा कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी में आपके जो लॉजिकल रीजनिंग के फुल मार्क्स आ रहे हैं, उस केस में आपका क्या हो रहा है, उस केस में हम ये असेस कर पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी। तो ये होता है कन्वर्जेंट वैलिडिटी, मतलब एक पॉजिटिव रिलेशन आप इस्टेब्लिश कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेंट होता है एक इसका हटकर, इसका एक तरीके से ऑपोजिट अपन कह सकते हैं। क्या किसी की लॉजिकल रीजनिंग से हम ये असेस कर सकते हैं कि वो इंसान की रीडिंग स्किल्स इफेक्टिव होंगी? नहीं कर सकते हम। वो रीडिंग स्किल्स अगर आपको देखनी है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जाओ भैया। लॉजिकल रीजनिंग अगर आपको देखनी है तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखनी है तो भैया लॉजिकल रीजनिंग में जाओ। दोनों अलग अलग चीज़ें बता रहे हो। और अगर आप बोल रहे हो कि यार लॉजिकल रीजनिंग इसका अच्छा है, मतलब इसका रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी, ये एक एक्टिव रीडर होगा, ये पैसिव रीडर नहीं होगा। अरे कहाँ के बिल्ली के कान कहाँ कुत्ते को लगा रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी मतलब ये होता है कि आप जो है डज नॉट कोरिलेट विद अदर कंस्ट्रक्ट्स। मतलब अगर लॉजिकल रीजनिंग इस चीज के लिए बना है तो बाकी चीजों के लिए नहीं बना, बाकी चीजों के लिए वो अलग चीज कोई बनी हुई है, वो बाकी चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, है ना, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि लॉजिकल रीजनिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स ही बता पाएगा। अगर आपको किसी इंसान की इफेक्टिव रीडिंग स्किल्स पता करनी है, ये जानना है कि वो एक्टिव रीडर है या पैसिव रीडर है, तो वो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम दो ना उसको। वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे नंबर लेके आ रहे हो तो आप उसके लिए तब बोलो आप। समझ में आ रहा है? तो ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, मतलब जो चीज जिस चीज के लिए बनी है वो उसी चीज के लिए ही बनी हुई है ना। इसलिए यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लॉजिकल रीजनिंग इज मेड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, वेयर एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज डिफरेंशिएट्स द एक्टिव एंड पैसिव लर्नर एज वेल एज इट फोकसेज ऑन द इफेक्टिव रीडिंग स्किल्स ऑफ अ कैंडिडेट। अब ये नोमोलॉजिकल वैलिडिटी इस बार एग्जाम में आई थी, मॉक टेस्ट में आई थी। नोमोलॉजिकल वैलिडिटी क्या है? हम अपने कस्टम्स, अपने कल्चर के बेसिस पे कुछ हम वैलिडिटी करने लग जाते हैं। जैसे कि किसी की शादी होने वाली है, हिंदू ब्राइड है, वो रेड शेड का लहंगा वगैरह क्यों पहनती है? समझ में आ रहा है? क्यों वो सफ़ेद नहीं पहनती है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पीके मूवी। ये है नोमोलॉजिकल वैलिडिटी। नोमोलॉजिकल वैलिडिटी मीन्स आपने जो नॉमोलॉजी सेट की हुई है, आपने जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आप सोच रहे हो यहाँ पे। समझ में आ रहा है? जिस तरह के आपके कस्टम्स हैं, जिस तरह का आपका कल्चर है, समझ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसको समझ रहे हो। हर इंसान का रहने का, हर इंसान का जो घर का एनवायरनमेंट, जो उसका कल्चर है, जो उसका रिलीजन है, जो उसका कस्टम है, वो अलग अलग होता है और वो उसके अकॉर्डिंगली ही सोचता है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है आपका नोमोलॉजिकल वैलिडिटी। नोमोलॉजिकल वैलिडिटी मीन्स आपके कस्टम्स, आपकी रिलीजन, आपके कल्चर के बेसिस पे आप किसी चीज़ को वैलिड या किसी चीज़ को इनवैलिड कह रहे हो। काले कपड़े, सफ़ेद कलर का लहंगा, कैसे सुनने में अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि हमारे हिंदू बैकग्राउंड में सफ़ेद कलर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। सफ़ेद कलर कुछ और चीज़ दर्शाता है, हम लोग रेड कलर यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? उसकी हम लोग ने एक अलग थ्योरी वो बनाई हुई है, सिंदूर विंदूर की जो भी होती है। समझ में आ रहा है? तो वो होता है नोमोलॉजिकल वैलिडिटी मीन्स हम अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली ही सोच करके कुछ कोई ना कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसलिए ये तीनों चीज़ें जो हैं ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का पार्ट हैं। समझ में आए? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट में, दैट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब डिडक्टिव, पूरी तरीके से डिडक्टिव होता है। ये जनरल टू पर्टिकुलर जाता है। समझ में आ रहा है? और ये टॉप बॉटम अप्रोच होती है। मतलब एक्सटर्नल वैलिडिटी मीन्स आपने जो थ्योरी बनाई हुई है ये आप कितनी बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में इसको जर्नलाइज कर पा रहे हो, ये होता है आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। वैसे भी एक्सटर्नल वैसे भी बाहर की चीज़ हो गई। आपने किस थ्योरी बनाई है, डिडक्टिव तो करता ही है, ये उसका तो काम ही है, ये इंडक्टिव का काम है थ्योरी बनाना। उसके बाद हाइपोथेसिस वगैरह बना बना के वो जस्टिफाई करता है, वो प्रूव करता है कि
ये पर्टिकुलर जो थ्योरी बनाई गई है ये वैलिड है या नहीं है, वो होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब टोटल जो आप पढ़ चुके हो डिडक्टिव, वही डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव के तरीके से चलती है, जनरल टू पर्टिकुलर के तरीके से चलती है, टॉप टू बॉटम के तरीके से चलती है, जो कि आपको बताती है कि कोई पर्टिकुलर थ्योरी है वो एनवायरनमेंट में एप्लीकेबल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। वो टेस्ट जो थ्योरी बनाई है उसको हम प्रॉपर टेस्ट करके उसकी वैलिडिटी प्रूव कर रहे हैं, ये बताता है आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, कि ये थ्योरी तो अब बना दिया आपने, है ना, ये सब जगह एप्लीकेबल है या नहीं, ये पता कर रहा है एक्सटर्नल। अब पॉपुलेशन वैलिडिटी, तो पॉपुलेशन वैलिडिटी मतलब अपन क्या कह सकते हैं? पॉपुलेशन वैलिडिटी का एग्जांपल कुछ इस तरीके से अपन करते हैं, जैसे कि एनटीए है। अब अभी तो बड़े क्वेश्चन ही उठने लगेंगे यहाँ पे। एनटीए ने कुछ टाइम पहले, मतलब नेट का जो उसने नोटिफिकेशन लेके आया था कि नेट के जो एग्जाम है वो स्थगित होने वाले हैं, वो आगे शिफ्ट होने, उससे पहले उसने जेई और नीट का निकाल दिया था। समझ में आ रहा है? तो जब लोगों को पता चला कि जेई की डेट आगे शिफ्ट होने वाली है या नीट की डेट आगे शिफ्ट होने वाली है, तो लोगों ने अपने आप में एक वैलिडिटी कॉन्सेप्ट अपना दिमाग लगाने लग गए कि यार नेट की डेट भी आगे जाएगी। समझ में आ रहा है? ये है आपका एक तरीके से पॉपुलेशन वैलिडिटी। पॉपुलेशन वैलिडिटी मीन्स कुछ चीज़ों को अपन कह सकते हैं कि अपन ने देखा कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ एनटीए ने नीट और अपन कह सकते हैं नीट और जेई का जो एग्जाम होता है उसको उसने पोस्टपोन किया है, तो आगे जाकर के नेट को भी वो पोस्टपोन कर देगा। ये होता है पॉपुलेशन वैल्यू। मतलब जिस तरीके से जहां पॉपुलेशन जा रही है, जहां पॉपुलेशन का रुख है, मतलब ये चीज़ भी उस रुख में जाएगी। अपन उसको भी वैलिड मान लिया, पहले से ही लोगों ने कयास लगाने लगे, फिर तो बाद में नोटिफिकेशन आ ही गया कि यार नेट जेआरएफ जो है वो एक तरीके से आगे शिफ्ट हो ही गया है। मतलब ये होता है पॉपुलेशन वैलिडिटी। मतलब एक इंस्टीट्यूट, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो कोई ना कोई एग्जाम करा रही है, 2 एग्जाम उससे शिफ्ट किए, मतलब आगे जाकर के नेट जो है वो भी शिफ्ट होगा ही होगा। ये होता है आपका पॉपुलेशन वैलिडिटी। हाउ वेल द सैंपल कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू अ पॉपुलेशन एज अ होल। ठीक है, अब है आपका इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी बहुत अच्छा है। इकोलॉजिकल मतलब होता है एनवायरनमेंट। अपन कह सकते हैं इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी में होता क्या है कि सपोज एक क्लासरूम है, टीचर अंदर आई, एक बच्चे को खड़ा कराया और बोली इधर आओ। बच्चा गया उसके पास, उसकी हार्ट बीट का क्या हाल हो रहा होगा? एकदम से टीचर अंदर आई है, एकदम से आई है, मेरे को बुला लिया है, और टीचर का जो रवैया और मिजाज है वो भी थोड़ा सा गुस्सैल टाइप लग रहा है। तो आपका जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो इकोलॉजी है, अगर आपको वहाँ बैठे बैठे अगर वो कुछ पूछती, कोई क्वेश्चन पूछती, तो आपका एनवायरनमेंट कुछ अलग होता है। आपकी हार्ट बीट, आपकी जो आंसर करने का जो रवैया है, आपका जो आंसर करने की जो कैपेसिटी है वो कुछ अलग होती है। पर अभी आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया ना, आपको एकदम से खड़ा करके, इतनी बड़ी क्लास है यार, 60 लोगों में से टीचर ने मुझे ही बोला है, मैंने क्या कर दिया यार, समझ में नहीं आ रहा। तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी मीन्स अपन ने अगर उसका एनवायरनमेंट चेंज किया है ना, तो हम टेस्ट करें कि अगर हम किसी का एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो उसमें उसके जो बिहेवियर है, यहाँ वर्ड भी आया हुआ है, उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही था कि अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसको आप एकदम से खड़े कर करके यहाँ बोलो, यहाँ वहाँ गेट के पास खड़े हो जाओ जाके, समझ में, वहाँ से मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो वो तो डर जाएगा ना कि यार क्या है क्या नहीं हो गया, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो डर जाएगा, वो घबरा जाएगा, वो है ना हकलाने लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं इकोलॉजिकल वैलिडिटी। मतलब इकोलॉजी मीन्स उसका एनवायरनमेंट आपने चेंज कर दिया। बैठ करके आप क्वेश्चन पूछते तो मस्त आराम से वो बातें कर रहा होता है, नीचे आराम से कुछ ना कुछ दोस्तों के साथ मस्तियाँ कर रहा होता है, पर आपने उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, उसको खड़ा करा दिया, भैया क्या दिक्कत हो गई। तो ये हो गया आपका इकोलॉजिकल वैलिडिटी। मतलब एनवायरनमेंट चेंज करने से बिहेवियर में क्या इन्फ्लुएंस होता है, ये होता है आपका इकोलॉजिकल वैलिडिटी। फॉर्मेटिव वैलिडिटी भी भाई है भैया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। फॉर्मेटिव वैलिडिटी मीन्स क्या होता है कि सपोज एक टीचर है, अब वो जा रही है, हम सब जानते हैं कि अगर हम 50 साल के भी हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, तब भी हमको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, बिकॉज टीचर तो जन्मा ही सिर्फ पढ़ने के लिए है, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी क्या हो रही हैं, डायनेमिक है, चीज़ें बदल रही हैं बार बार। समझ में आया? तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव वैलिडिटी। मतलब आप जब चीज़ें बदल रही हैं, तो एक टीचर जो है सपोज वो जा रहा है इनकम टैक्स पढ़ाने के लिए, और उसको ये नहीं पता कि एसएससी क्या होता है, उसको ये नहीं पता असेसमेंट ईयर क्या होता है, उसको ये नहीं पता प्रीवियस ईयर क्या होता है। ये तो मैंने कॉमर्स वालों के लिए एग्जांपल दे दिया, पेपर 1 वाले भी सुनो। कंडीशनिंग एग्जांपल देने जा रहा हूँ, और पैवलोव और उसके कुत्ते के बारे में उसको नहीं पता किस तरीके से। मतलब फॉर्मेटिव वैलिडिटी मीन्स आप यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड यू आर गोइंग टू दी क्लास। तो ये होते हैं आपकी फॉर्मेटिव वैलिडिटी। इट असेस हाउ वाला मेजर इज एबल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू इंप्रूव प्रोग्राम। इंप्रूव करना है, आप वहाँ आप इतने जाओगे क्लास में, बच्चा आपसे कुछ पूछ लेगा, वहाँ पे घबराने लग जाओगे, तो क्या आपकी इमेज रह जाएगी बच्चों के सामने कि टीचर को तो कुछ आता ही नहीं है,
समझ में आ रहा है? तो फॉर्मेटिव वैलिडिटी मीन्स ड्यूरिंग द क्लास, और फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है ड्यूरिंग द क्लास। फॉर्मेटिव मीन्स जब आप क्लास में जा रहे हो पढ़ाने के लिए तो आप कुछ पढ़ के जाते हो जिससे आप अच्छी तरीके से अपना लेक्चर डिलीवर कर पाए। कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं आपके सामने की वीडियो लेके आ रहा हूँ, मैं सुबह से लगा हुआ था, मैंने अपने नोट्स में पूरा बनाया और उसको पूरा किया ताकि मैं अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँ। वही मैं इधर उधर के एग्जाम्पल देने लगता या वही रीड करके वीडियो बना देता तो कोई मतलब नहीं। दिस इज इट्स माई टाइम वेस्ट ऑल्सो एंड इट्स योर टाइम वेस्ट ऑल्सो। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मेटिव वैलिडिटी मीन्स हम किसी चीज़ को इंप्रूव करने के लिए पहले से अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे हम लोग अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाए। तो ये भी एक वैलिडिटी ही कहलाती है और ये एक रियल वैलिडिटी है, बिकॉज इससे डेफिनेटली, ये तो मैंने इवन बिकॉज आई एम ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर, ये डेफिनेटली वर्क करती है। दिस इज वैलिड कि अगर आप पढ़ के नहीं जाते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होता, आप घबराने लग जाते हो। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव वैलिडिटी। अब आता है आपका फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैंने बहुत कुछ बोल लिया। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये बंदा, ये डोले शोले वाला बंदा जो है, ये क्या लग रहा है आपको? मतलब इसको देख करके क्या लग रहा है? इसको देख करके अपने को लग रहा है कि यार ये बॉडी वॉडी बनाता होगा, मस्त जिम में जाता होगा, ज़्यादातर ज़िंदगी अपनी उसने जिम में ही बिताई होगी। तो ये है आपकी फेस वैलिडिटी। किसी इंसान को देख करके जब अपन कुछ जजमेंट बना लेते हैं, जब किसी को देख करके अपन किसी वैलिडिटी पे पहुंच जाते हैं, किसी चीज़ को अपन वैलिड बोल देते हैं, यार ये बंदा तो डेफिनेटली बॉडी बिल्डर होगा। समझ में आ रहा है? ये बंदा तो कह सकते हैं। अपन एक बहुत अच्छी चीज़ आपको पता होगी, आपने बाउंसर्स देखे होंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बाहर, यहाँ कोई आप इवेंट देख रहे हो, बाउंसर्स कैसे होते हैं? कांगड़ी पहलवान तो होते नहीं पतले सुकड़े से, ऐसे ही होते हैं ना, हाइकल टाइप, किसी को भी गले से उठा लेते हैं, किसी को भी धक्का दे देते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो है फेस वैलिडिटी। समझ में आ रहा है? मतलब किसी के अपीयरेंस को देख करके आप कुछ न कुछ कोई किसी न किसी चीज़ को वैलिड प्रूफ कर रहे हो। समझ में आया? इसे कहते हैं अपन फेस वैलिडिटी। मतलब उसको देख करके, उसके अपीयरेंस को देख करके, ऐसे कोई 6 फुटिया बंदा होता है ना, ऐसे पुलिस वाला, पुलिस की कोई भर्ती हो रही होती है तो वो आज अगर कोई 6, उसमें भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई छोटा हाइट का होगा तो वो पुलिस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, उसके कुछ है ना मेजरमेंट होते हैं कि आपकी 5 फुट 8 इंच के ऊपर जो भी XYZ होता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो फेस वैलिडिटी मतलब किसी इंसान को देख करके अपन ये प्रूफ कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट को वैलिडिटी प्रूफ कर देते हैं कि ये बंदा जो है वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं बॉडी बिल्डर होगा। तो ये है आपका एग्जांपल फेस वैलिडिटी का, कि किसी को देख करके, किसी की फिजिकल अपीयरेंस को देख करके अपन किसी चीज़ को वैलिड प्रूफ कर रहे हैं, दैट इज फेस वैलिडिटी। तो इसी के साथ हमने अपने 16 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी को पूरी अच्छे तरीके से समझ लिया है, पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों की जो एग्ज़ाम्स हैं, जो उसको एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके अच्छे नंबर आए और वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें जो कि हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।